नमस्कार दोस्तों, शराबी सोमेश। हाय ईश्वर की सुमेश। कृपा हाय है। सोमेश भाई। हाय दादा, नमस्कार। सभी को नमस्कार। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, फेलोशिप का साथ है। और एक एक दिन के हिसाब से ना शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ। और आज के दिन शराब नहीं पी है, नहीं पीने का विचार आया दोस्तों। दोस्तों, ये विचार मुझे पहले जब मैं शराबियत के दौर में, आखिरी दौर में था, वो मेरे को बार बार आते थे विचार। अभी प्रवीण भाई और अमरदीप भाई की शेयरिंग सुनी, ठीक मुझे भी वैसे ही लगता था यार। दोनों की शेयरिंग से मैं इतना जुड़ गया था कि बिल्कुल अनुज भाई ने सही बोला कि आज की जो हमारी टॉपिक शेयरिंग है, जिसका नाम है, टॉपिक का शीर्षक है कि मैं एक शराबी हूँ। तो यार, ये मैं शराबी हूँ ना, ये मेरे अंदर अंतर आत्मा में बस चुका है ये शब्द। जो जो पहले नहीं था कभी। शराबियत के दौर में तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। नहीं, मैं ये पता लगता था कि ये होता क्या है। मैं तो ये मानता ही नहीं था। अब देखो ना, विडंबना क्या है मेरी, कि जब मैं शराबी जैसा दिखता था, तब मैं अपने आप को शराबी नहीं मानता था। और अब मैं शराबी हूँ, तो मैं शराबी जैसा नहीं दिखता हूँ। तो ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव का ही प्रोग्राम है, और बदलाव को ही मैं आध्यात्मिक समझता हूँ। आध्यात्मिकता जो समाधान बोलते हैं हम, उसका मतलब ही बदलाव है, चेंज। चेंज मतलब बदलाव, बदलाव मतलब आध्यात्मिकता, बस खत्म बात। और ये जो चेंज आया है, ये मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ आया। वही मैं शेयर करता हूँ। मैं पहले क्या था, मैंने क्या किया, और आज मैं कैसा हूँ। तो दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि प्रवीण भाई और अमरदीप भाई दोनों को बोलूंगा कि आप मीटिंग से जुड़े रहो, बार बार आते रहो। एक एक दिन का प्रोग्राम है ये। आज के दिन नहीं पीना है। आज के दिन मुझे ये मानना है कि मैं शराबी हूँ। तो मेरा जो शराबियत का दौर था यार, 23 साल का दौर था। और 23 साल में मैंने जब कॉलेज से निकला था, तब उस समय कॉलेज में ही चालू कर दी थी पीनी। लेकिन मेरा जब आखिरी का 4-5 साल जो था, बॉम्बे में रहता था मैं। वहाँ पे काफ़ी बुरी तरह उठापटक हुई थी मेरी। और वो ऐसी उठापटक हुई थी कि ये मेरे को घर बदलने पड़े थे वहाँ पे, नौकरियाँ बदलनी पड़ी थी। और ईश्वर की कृपा से वो, मैं उस समय मिडिल मैनेजमेंट या जूनियर मैनेजमेंट में था, तो नौकरी मिल जाती थी पगार में। और मेरे जो खर्चे थे, वो कम नहीं हो रहे थे, वो बढ़ते जा रहे थे। और शराब का खर्चा अलग से साथ में आ गया था। तो दोस्तों, मैं शराबी हूँ, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये अपने स्क्रीन के माध्यम से। ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, इसमें हम लोग, शुरू में जो भी भाई आता है यार, मेरे जैसा टूटा हुआ आता है, बिल्कुल हताश निराश आता है, जैसे कि आत्महत्या करने के विचार मेरे भी आए थे। तो जब वो बिल और बॉब जुड़े थे आपस में, उससे पहले की जो घटना थी, ये जो बिल साहब थे, वो बिल डब्लू जो थे, वो मार्केटिंग में थे, उनका अच्छा खासा चल रहा था। बाद में वो पूरी तरह टूट चुके थे, वो कहीं नहीं जाते थे। और वो कहाँ पे लॉयर बनना चाहते थे, कहाँ पे वो गोल्फ खेलना चाहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। हर तरफ से हताश निराश परेशान हैरान हो गए थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बट उनके अंदर उनका जो दोस्त था, ये एबी थ्रेचर, एबी थ्रेचर उनके बचपन का दोस्त था। जो इसने शराबियत के दौर में दोनों ने खूब शराब पी थी साथ में। एबी थ्रेचर सोबर हो चुका था ऑक्सफोर्ड ग्रुप के माध्यम से। लेकिन एबी थ्रेचर जब उससे मिलने आया, तो बिल बड़ा खुश हो रहा था कि यार दारू पियेंगे अपन। मेरा भी वही हाल था यार। मेरा भी कोई दोस्त आता था, घर पे वाइफ रहे चाहे नहीं रहे, बच्चे रहे नहीं रहे, मेरे को अपना प्रोग्राम फिक्स रखना था। लेकिन जब बिल को पता लगा कि एबी ने छोड़ दी यार, तो उसको बड़ा धचका लगा। और यही किचन के रूम में ही वो दोनों बैठ के आपस में डिस्कस किया करते थे कि भाई उसने कैसे छोड़ी, उसने कैसे एक धर्म अपना लिया। और वो बिल को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहा है, धर्म क्यों अपनाने का, धर्म का शराब से क्या रिलेशन है। शराब तो मैं अपनी मर्जी से पीता हूँ, लेकिन इसमें धर्म कहाँ से आ गया। तो एबी ने बताया, भाई तू, भाई नहीं मानता, ठीक है। तो एबी बाहर गेट पे जाते जाते उसको बोल के गया, तो अपनी मर्जी का ईश्वर ले ले। तो उसके बिल के अंदर एक वो बर्फ जो थी वो पिघली, और वो एक आशा की किरण उसके अंदर आई। लेकिन दादा वो फिर भी पीता रहा। जैसे अभी भाई बता रहे थे ना, भाई को पता है, अपने जो अभी शेयरिंग कर रहे थे भाई, प्रवीण भाई को पता है कि ये नहीं पीनी चाहिए, सब बुरी बात है। लेकिन वो फिर भी पी रहे थे। बिल को भी जब उसने समझा दिया, उसके दोस्त ने, एबी थ्रेचर ने,
वो फिर भी पी रहे थे, और पीने के बाद जब वो हॉस्पिटल में तीसरी बार एडमिट हुए, तो उसकी वाइफ जो थी लुइस, वो मैडम ने पूछा डॉक्टर विलियम डी सिल्वर से कि भाई क्या करूं, ये बार बार पी रहा है, क्या करूं, ये नहीं समझ रहा है ये। तो डॉक्टर विलियम डी सिल्वर ने बोला कि वो फिजिकल एलर्जी है जो इसके अंदर चालू रहती है, और उससे पहले मानसिक खिंचाव है जो उसके अंदर शुरुआत करता है, मेंटल ऑब्सेशन। ये दो लक्षण बताए थे उन्होंने। तो वो बिल हॉस्पिटल में लेटा हुआ था यार, उसके अंदर फिर वो आध्यात्मिक जागृति आई थी, वो जो अनुभूति आई थी बिल को, उसी के कारण हमारी फेलोशिप की एक 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 नींव, एक मतलब वो जो बीज बोलते हैं ना, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग वाला जो बीज मेरे अंदर, हर शराबी के अंदर पूछा जाता है क्या आपको छोड़ने की इच्छा है, तो वो बीज उस दिन उसमें आया था, और उस दिन ही वो हॉस्पिटल में उसने यार वो 12 कदम के जो चालू कर दिए थे काम करना। फिर उसके बाद वो एक्रोन गया। एक्रोन में हेब्रिडा सेबर्लिंग के थ्रू वो वो ढूंढ रहा था वही किसी और अल्कोहलिक को, क्योंकि उसको बताया गया था विलियम डी सिल्वर द्वारा कि किसी और शराबी के साथ काम करो, तभी तुम सोबर रह पाओगे। तो उसने 10वां फोन नंबर लगाया, 10वें फोन नंबर पे, पहले 9 नंबर पे मिला ही नहीं कोई शराबी। फिर वो एक मैडम मिली, हेबर्ट सेबर्लिंग, जो कि एक बड़ी गुड गुड ईयर टायर मालिक की वो बहू थी। उन्होंने बताया कि मेरी एक सहेली है यार, एन एन का हस्बैंड है डॉक्टर, वो बहुत पीता है, तो आ जाओ उससे मिलने। तो भाई साहब ने, हमारे जो डॉक्टर बॉब थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया। वही डिनाइल, मेरा भी डिनाइल था। तो ये जो छोटी सी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे मेरी जुड़ी हुई है कहानी, सबकी जुड़ी हुई है कहानी। तो फिर वो डॉक्टर बॉब के पास गए, और जब वो मैडम के सेबरलिंग के घर गए, और यहाँ पे वो दोनों बैठे इधर सोफे पे, वो बोला कि मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा तेरे को बिल। बिल बोले ओके डॉक्टर साहब। वो दोनों 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठे थे, और वो 5.5 घंटे के ऊपर दोनों की मीटिंग चलती रही, चलती रही, चलती रही। वो पहला दिन था जब दो शराबी आपस में मिले, और दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ होप जो बांटा बिल ने, और वही उसका कनेक्ट हुआ, क्योंकि वो बीमारी के बारे में बात कर रहा था। मेरी बीमारी, आपकी बीमारी, हम सबकी बीमारी का जो प्रारूप है, जो कहानी है, वो एक जैसी है यार। तो वो कनेक्ट हो गया था डॉक्टर बॉब, और वही कनेक्शन से बाद भी डॉक्टर बॉब उस समय सोबर नहीं हुआ वापिस, जैसे बिल को एबी थ्रेचर ने समझाया था, बिल एकदम से सोबर नहीं हुए थे, वैसे डॉक्टर बॉब भी सोबर नहीं हुए थे। वो अटलांटा गए, वहां जाके फिर पी ली, और रेलवे पे पड़े रहे। फिर वो नर्स उठा के लेकर आई अपने घर पे। फिर बिल और उसकी वाइफ, जो डॉक्टर बॉब की वाइफ थी लुइस, एन एन और बिल दोनों गए वहां पे अटलांटा, और उसको उठा के लेकर आए वापस। फिर घर पे आया, वो बोला यार मुझे ऑपरेशन करने जाना है, ऑपरेशन करने के लिए मुझे पीनी पड़ेगी, हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर उसको बिल ने उसको बियर पिलाई। वो आखिरी दिन था, उसके बाद उसने अमेंड्स किए, अमेंड्स करके वो दोनों सोबर हुए। तो भाई ये जो बिल और बॉब जो सोबर हुए, ये छोटी सी जो कहानी जो है, उसके बाद इन दोनों ने माना कि ये शराबी हैं। बिल भी बोलता है आई एम एन अल्कोहलिक, बॉब साहब भी बोले आई एम एन अल्कोहलिक। लेकिन ये जो पहला कदम है ना, ये खुद को लेना पड़ता है, और उसके लिए इन दोनों को, इन दोनों की शराब ने ही उनको वो पहला कदम करवाया, कि वो माने कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। और दोनों के अलग अलग रॉक बॉटम हुए। दोनों के जो नरक के द्वार तक जाके उन्होंने यू टर्न मारा, उन दोनों के अलग अलग थे, क्योंकि उनके प्रोफेशनल, उनके रहन सहन, उनके परिस्थितियां स्थितियां, उनके साथ में जो व्यक्ति थे, वो अलग अलग परिवेश के थे, तो उनके रॉक बॉटम भी अलग अलग हुए। लेकिन रॉक बॉटम, मैं तो ये मानता हूँ कि यार, मेरी जिंदगी में जो रॉक बॉटम हुए, वो कब से हो रहे थे, 10 साल पहले से चालू हो गए थे। मैं नहीं मान रहा था, लेकिन जब आखिरी का रॉक बॉटम जब मैंने माना ना यार, उस दिन मैं सोबर होने के लिए रेडी हो गया था। तो ऑब्सेशन है वो, वो जो, उसको मैं बहुत बड़ा मानता हूँ। मेंटल ऑब्सेशन मतलब सबसे बड़ी चीज है मेरे दिमाग में, कि मैं कभी भी किसी दिन भी मतलब एंजॉय एंजॉय करके कंट्रोल वे में पी सकता हूँ। मैं बार बार ये सोच के, मेरा जो ऑब्सेशन था, मेरा जो मानसिक खिंचाव था, वो बार बार मुझे पीने पे मजबूर करता था। तो ये जो मजबूरी आई थी मेरे अंदर पीने की, मेरा जो मेंटल ऑब्सेशन था यही डाल रहा था। जैसे अभी भाई बता रहे थे, उनको पता है नहीं पीनी चाहिए, फिर भी पी रहे थे। लेकिन मेरे अंदर क्या हो रहा था, मेरे अंदर भी यही आ रहा था कि यार मैं आज ऑफिस जाऊंगा,
ऑफिस से वहां से लोकल ट्रेन पकड़ूंगा, चर्च गेट से उतरूंगा, वापस शाम को घर पे ऑफिस से घर आ जाऊंगा, अंधेरी उतरूंगा, अंधेरी से ऑटो पकड़ के, शेयरिंग ऑटो पकड़ के अपने अंधेरी ईस्ट में आ जाऊंगा, जेबी नगर में। रोज ये सोच के आता था मैं। लेकिन यार, आते समय कब मेरे कदम ठेके की तरफ चले जाते थे, कब मैं पहले लाइट बियर पीता था, फिर वो हार्ड हो जाती थी, फिर वो अंधेरी आते आते रेस्टोरेंट अणी बार वहां घुस जाता था। और वहां जाके यार रात को, जो शाम को 8 बजे 7 बजे पहुंचने का टाइम था मेरा, वो 11 12 1 बजे तक आता था मैं, वो भी लहराते हुए यार। और एक बार नहीं, कई बार हुआ ये। मेरी वाइफ ने धमकी भी दी कि तेरे को ऑफिस लेने आऊंगी मैं, फिर भी नहीं सुधरता मैं। मेरी वाइफ बोली मैं छोड़ के चली जाऊंगी तेरे को, फिर भी नहीं सुधरता मैं। तो मैंने उसको बोला यार, मैंने बार्गेनिंग करी कि भाई, उससे गुस्से से भी मना लिया उसको कि भाई तो चुप हो जा, मैं कंट्रोल करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा। नहीं कर पा रहा था मैं। लेकिन मैं फिर 2 दिन बाद बाहर गया, फिर दारू पी के सड़क पे पड़ा हुआ था, रात भर सड़क पे सोया। वाइफ से फोन पे झगड़ा हो गया था, सड़क पे सोया। एक बार मैं शमशान जाके सोने लगा था। फिर वो नींद खुली, रही क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर भाई लोगों ने बोला कि भाई जाओ यहाँ से, दरवाजे बंद करने हमको। तो बाहर निकला मैं। मुझे नहीं पता था यार, मैं दिन में तो बड़े अच्छे से अच्छे खासे जॉब प्रोफाइल में कॉरपोरेट में काम करने वाला बंदा, वो कोलाबा में जाके एक हाई फाई लोगों के साथ बैठ के, और रात को सड़क पे सो रहा है वो मेरे को रॉक बॉटम मान लेना चाहिए था ना। नहीं माना मैंने। क्यों? क्योंकि वो मेरे अकेले के साथ घटित हो रहा था। वो किसी को दिख नहीं रहा था, वो सिर्फ मुझे ही दिख रहा था। मैं सुबह कपड़े झाड़ के पहुंच जाता था, और कुछ नहीं बताता था, चुप ही रहता था। और अपना ही मुंह चेहरे शीशे में देख के ना, अपने आप को कोसता था कि क्या कर लिया तूने, अब तो सुधर जा, ये वो ऐसा वैसा करके अपने आप को ही समझाता था। लेकिन नहीं समझ पाता था यार। रात को दारू पी के हंगामा किया तो मुझे लोगों ने थप्पड़े भी मारी थी, वो मुझे याद था। लेकिन वो भी मैंने किसी को नहीं बताया, चुप रहा मैं। अब भाई, ऐसी ऐसी हरकतें हुई। मेरा लैपटॉप भी विरार के लोकल ट्रेन में छूट गया। मेरी वाइफ, होली के दिन इतनी दारू पी ली थी मैंने। मेरी वाइफ को यार मैं बैट लेके उसके पीछे दौड़ा था। वो मेरी सोसाइटी में आगे भाग रही थी, मैं पीछे दौड़ रहा था उसके। अब वो चीज मेरे को याद ही नहीं आ रही थी। मेरे को ये याद था, बैट लिया था मैंने और घर के बाहर तक मैं गया था। क्या बात हुई थी, क्यों झगड़ा हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इतना ब्लैकआउट हुआ जीवन में मेरे। लेकिन मैं सुधरने को तैयार नहीं था यार। और ये एक बार नहीं हो रहा था, ये 2 3 4 साल तक कंटिन्यू चला था। मेरी वाइफ ने मुझे मैनेजमेंट का कोर्स करवाया। फिर मैंने बोला तू भी कर ले, मैं तेरे को सहयोग करूंगा जैसा तूने मुझे सहयोग किया। वो करने गई, तो मैंने वो हमेशा दारू पी के वो उसको वहां पे तकलीफें दी है। वो मेरे को संभालती, खुद का कोर्स करती, उसने लैपटॉप उठा के फेंक दिया यार, बोला नहीं करना मेरे को कोर्स वोर्स कुछ भी। तो देखो, बात लैपटॉप की नहीं है, बात है घर की सामाजिक परिस्थितियों की। एक हस्बैंड की जिम्मेदारी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक बेटी की जिम्मेदारी क्या होती है। मैं नहीं संभाल पा रहा था। वाइफ को बुरी तरह पागल कर दिया था। माँ बाप के हार्ट अटैक बाईपास ऑपरेशन हुए थे, तब भी मैं वो हॉस्पिटल के अंदर थे, मैं बाहर रोड साइड में दारू पी रहा था। मेरे को हॉस्पिटल वालों ने अंदर नहीं घुसने दिया, बदबू आ रही थी मुंह से। बॉम्बे में मेरी वाइफ का अकेले में पैर का फ्रैक्चर हो गया था। वो सेवन सिविल हॉस्पिटल में गई, उसको एडमिशन किया, मेरे को अंदर नहीं घुसने दिया। अब यार, एक बार हुए 2 बार हुए, मैं फिर भी इंसेनिटी की हद ऐसी थी, मैं नहीं समझ पा रहा था। और मैं ये भी नहीं जान पा रहा था ये मैं क्यों कर रहा हूँ। वो तो फेलोशिप में आया, आके जुड़ा, तब मुझे पता लगा कि ये रॉक बॉटम जो है वो मुझे मुझे कई बार हुआ, लेकिन मैंने उसे नहीं माना यार। मैंने कब माना? 7 मई 2023 को माना। और इसमें यार एक चीज और है, रॉक बॉटम के साथ कुछ हाई बॉटम भी होते हैं। मेरे को ये लग रहा था कि अगली बार मैं पक्का कंट्रोल करके पीऊंगा और एंजॉय करके पीऊंगा। वो जो मोर अबाउट एल्कोहलिज्म जो चैप्टर है, उसमें भी पहली लाइन में यही लिखा है कि आपका जो ये जो अनविलिंगनेस होती है, किसके लिए? एडमिट करने के लिए कि मैं पक्का शराबी हूँ, मैं पक्का मतलब रियल अल्कोहलिक हूँ। अब ये अनविलिंगनेस मतलब क्या है? विलिंगनेस तो रहनी चाहिए, इच्छुकता जिसे बोलते हैं। अब तो इच्छुकता क्या थी मेरी? मेरी इच्छुकता थी दारू पीने की। मेरा मन करता था दारू पीने का, वही मन करता था दारू पीने का। इसलिए वो
वो उसको मैं खिंचाव मानसिक खिंचाव कह सकता हूँ। मानसिक खिंचाव मेरा रहता था तो विलिंगनेस नहीं रहेगी। अब एक म्यान में दो तलवारी तो रह नहीं सकती। तो विलिंगनेस कब आई मेरे अंदर? जब मैं टूटा, जब मैं बिखरा, जब मेरा रॉक बॉटम हिट हुआ। और जब मैं और वो कब हुआ? वो उस समय नहीं हुआ जब मैं लोगों मतलब अपने परिवार को परेशान करते 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 हद से पार गुजर गया था, तब नहीं हुआ मेरे को। मेरी वाइफ बोली मैं तेरे को रिहैब में डाल दूंगी, वो रिहैब देख कर भी आई थी मेरे लिए, तब भी नहीं हुआ। मेरी वाइफ बोली मैं तेरे को छोड़ दूंगी, वो अपने पीरियड जा रही थी और मैं पीछे से एक्टिवा चलाते चलाते अपने पैरों में दारू की बोतल रख के एक्टिवा चला के जा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई थी। क्योंकि मैंने वो जो बताया था कि डिनायल फेज में था, मैं नहीं मानता था मैं शराबी हूँ। और जब मैंने उसको बोला कि भाई अपन बॉम्बे छोड़ के जयपुर चलते हैं, जयपुर जाके अपन दोनों काम करेंगे और माँ बाप के साथ भी रहेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा फिर। माँ बाप के साथ रहूंगा ना, 25 साल से बाहर रह रहा हूँ, अब तो माँ बाप के साथ रहेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अपने नेटिव में रहूंगा ना। और मेरा मन भी था अपने गाँव गाँव में रहने का लॉकडाउन के बाद, क्योंकि सब ऐसे जा रहे थे तो पता नहीं था कि यार ये कौन कब क्या हो जाए। तो वो मैंने बार्गेनिंग करी उसके साथ, वो मान भी गई। बॉम्बे में अच्छी खासी गृहस्थी बसाई हुई हमारी। मेरे बच्चे 12 साल से वहीं पढ़ रहे थे, वो सब छोड़ छुड़ा के हम जयपुर शिफ्ट हो गए। लेकिन दोस्तों जयपुर में 2 महीने बाद ही मैंने अपने ऑफिस में, मेरे को अच्छी जॉब मिली थी जयपुर में भी, बहुत बढ़िया जॉब मिली थी, बहुत बढ़िया बॉम्बे वाली पगार मिल रही थी जयपुर में, और काफी अच्छा ओहदा था मेरा। मैं अपने दरार में दराज में बोतल रखता था और समोसा बाहर से लाके चटनी के साथ खाता रहता था और एक एक घूंट पीता रहता था, और मुझे लगता था किसी को पता नहीं चल रहा है। यार 2 महीने बाद ही एचआर का मैसेज आया कि सोमेश जी कल से ऑफिस मत आओ। मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई, ना तो मैं उधर का रहा ना मैं इधर का रहा। और मेरी दारू इतनी बढ़ गई, मेरी वाइफ चले गई अपने पियर, और मैं टू व्हीलर पे जब दारू पीता पीता जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ छिल गए पैर छिल गए। तो मैं कह तो रहा हूँ ना कि जब मैं शराबी जैसा दिखता था तो मैं शराबी नहीं मानता था, मैं शराबी जैसा हो गया था यार। मेरे आंखों के नीचे छिल गया था, हाथ पैर छिल गया था, पैर छिल गया था, मेरा वो पेट के अंदर इतनी स्वेलिंग आ गई थी। लेकिन मैं फिर भी नहीं मान रहा था। मेरे माँ बाप ने मेरे को लॉक करके रखते थे घर में, और माँ बाप बुढ़े हो गए यार, वो पता ही नहीं चला मेरे को, 23 साल में माँ बाप कैसे बुढ़े हो गए, बच्चे कैसे जवान हो गए। और मैं मानने को तैयार नहीं कि मैं शराबी हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला यार तू क्यों आया हमारा बुढ़ापा खराब करने, तू जहाँ था वहीं रहता ना। और उनको क्या पता यार मैं किस तरह का शराबी हूँ, उनको नहीं पता था, क्योंकि मैं तो बाहर ही रहता था ना। उन्होंने मेरा रूप तो जब देखा जब मैं वापस जयपुर आया था। मेरी वाइफ और परेशान। मेरे साडू जी आए, उन्होंने मुझे समझाया कि सोमेश जी बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, आप ध्यान रखो यार, जब तक ये सामने है जिंदा है उनकी सेवा कर लो। वो हाँ हाँ बोलता था। अरे यार मैं उनके सामने हाँ बोलता था, लेकिन जैसे ही वो चले गए, वाइफ अपने काम में चले गई, मैं चुपचाप जाके दारू लेके डस्टबिन में डाल के रख दी, या फिर सिंक में, या फिर टॉयलेट के वॉश उसमें डाल के गिलास के साथ डाल के रखता था मैं। तो हद नहीं थी, हद नहीं थी। जैसे भाई बता रहे ना, नहीं छूट रही नहीं छूट रही नहीं छूट रही, बिल्कुल सही बात है, नहीं छूटती। मुझे फिर फेलोशिप का पता लगा। मेरी वाइफ लेके गई थी मेरे को डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर साहब ने मुझे पहली बार सेरेनिटी प्रेयर बताई और बोला फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। उन्होंने व्हाइट बोर्ड पे 1 2 3 आगे डॉट 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 कर दिए। बोला ये पहला घूंट पे गोला मार दिया, ये देखो ये पहला है ना, यही डेंजरस है। मैंने बोला डॉक्टर साहब पहला तो बिल्कुल ठीक रहता है, उसके बाद तो मैं मोर के जैसे नाचने लगता हूँ, आखिरी घूंट है मेरा वो तकलीफ देता है। तो वो समझा रहे थे मेरे को, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर बिल और बॉब की जो कहानी बताई थी कि एक शराबी को दूसरा शराबी समझा सकता है, तो मेरे मेरे साथ भी वही हो रहा था, उनकी बात नहीं समझ में आ रही थी मेरे। तो मैं बोला डॉक्टर साहब, फिर उन्होंने बोला चलो मीटिंग जाओ, सामने मीटिंग होती है वहाँ जाओ, डिटॉक्सिकेशन किया मेरा, मीटिंग में भेजा। मीटिंग में भेजते फिर मैं बोला यार अब तो हो गया डिटॉक्सिकेशन, मीटिंग हो गई, मेरे को वापस नौकरी करने जाना है गुजरात, मेरे को बहुत काम करना है। अरे मेरा मैनेजमेंट लेवल पे अभी हायर लेवल पे जा रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत कुछ प्रोग्रेस करनी है, मेरा अभी इतना लोन ले लिया मैंने, घर गृहस्थी में इतने सारे वो उधार है मेरे, वो सब मेरे शराबत के दौर में लिए थे। तो मैं ऐसे करके निकल गया। तो डॉक्टर साहब ने मना भी किया था, सोमेश मत जाओ, प्रोग्राम पूरा करके जाओ।
तो मैं नहीं माना, मैं बोला नहीं सर, मैं चला जाता हूँ। दोस्तों, ये चीज़ मेरे को है ना, जो जिम की स्टोरी है हमारे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, कि मतलब जब जिम ने, जिसमें क्या कहते हैं वो दूध में दारू मिला के पी थी उसने, वो उसके लिए लिखा गया है कि सब ठीक से चल रहा था, कुछ समय तक सब ठीक से चल रहा था। जैसे कि मैं भी फेलोशिप में गया, थोड़ा ठीक होने लग गया, तो मेरे को लगा अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। तो लेकिन जैसे जिम के साथ हुआ था कि जैसे ही वो उसने आध्यात्मिक जीवन को आगे नहीं बढ़ने दिया ना, उसका फिर पतन हो गया, फिर दारू पी ली उसने। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं मीटिंग जा रहा था, जाते जाते मैंने मीटिंग जाना बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ मैं रहता था, नडियाड, वहां से आनंद में मीटिंग होती थी, उसके आसपास कोई मीटिंग नहीं थी, मैं लोनर मेंबर था। तो मैंने बोला यार अब तो वो इतना दूर जाना, बार बार कहाँ जाऊंगा मैं यार, 30-40 किलोमीटर कौन तय करेगा रास्ता। तो मेरे को फिर मेंबरों के फोन भी आते थे, तो उनके मैसेज में मैं लिख देता था आई एम बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। उनके फोन ही नहीं उठाता था। फिर मैंने बोला ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन भी बंद कर दी। ऑनलाइन बंद करके नेटफ्लिक्स देखता था, और ये बिग बुक जो है ना वो तकिए के नीचे लगा के सोता था। सेरेनिटी प्रार्थना ही भूल गया था। थोड़े दिनों में तो मैं पूरा गुड़ गोबर हो गया था। वो फेलोशिप का जो सर्किल है ना, उससे पूरा बाहर निकल गया था मैं। और वो सेफ्टी नेट जैसे ही टूटा, मेरे हाथ में फिर शराब का गिलास आ गया। और उससे पहले मेरे साथ में स्लिपरी पीपल, स्लिपरी प्लेसेस पे मैं रहता था। जहाँ पे मैं गेस्ट हाउस में रहता था, वहां पे भी दारू पीते थे लोग, और मैं उनके सामने आराम से शान से बैठता था, चखना खाता था, पकोड़े खाता था, पनीर खाता था, लेकिन दारू नहीं पीता था। एक मेंबर को फोन पे बताया मैंने कि वो सर ऐसा ऐसा है, वो उन्होंने बोला मेरे को, उन्होंने मेरे को आगाह किया कि सोमेश तुम पहले खाना खा लिया करो, या लेट खाने खाया करो, उनके साथ मत बैठा करो। लेकिन मैं नहीं माना। होली पे भी सब लोग पी रहे थे, मैंने नहीं पी। मैं अपने आप को बड़ा मान रहा था यार। लेकिन वो तकलीफ क्या हुई ना, जब मेरे घर में एक तकलीफ आ गई, और मेरे माँ बाप, मेरी वाइफ और बच्चों में पूरा डिस्प्यूट हो गया, और मैं बिखर गया यार। इमोशनली इम्बैलेंस तो मैं शुरू से ही था। मैं बिखर गया, और बिखर गया तो मेरे हाथ में, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था जयपुर के, मेरा दिमाग खराब हो रखा था। वाइफ ने खाने में डब्बा बांध के दिया था। मैं बाहर गया, बोतल ली, और सीधा गट गट करके मारी, और वहीं पे स्टेशन में बैठ के खाना खाने लग गया। और दोस्तों, अगले दिन सुबह वापस मैं ऑफिस पहुंच गया गुजरात में। मैंने मीटिंग अटेंड करी, काम किया। मैं बोला यार ये सही है यार, सही चल रहा है, सब सही हो गया। शांति की शांति मिल रही है मेरे को पीने से। तो वो पीने से जो शांति थी ना, वो कुछ समय की शांति थी। मैं भूल चुका था कि मैं शराबी हूँ, मैं आम का अचार बन चुका हूँ, वापस आम नहीं बन सकता हूँ। और यही सेम चीज मुझे वो फ्रेड की स्टोरी में भी समझ में आई, जहाँ फ्रेड की स्टोरी में लिखा गया था कि एक सुंदर परिवार था, अच्छा बिजनेस का वो पार्टनर था वो, किसी अकाउंटिंग फर्म में। और जैसे उसको लगा कि जैसे बाकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, वैसे वो शराब की प्रॉब्लम भी ठीक कर देगा। मैं भी जब वो नडियाड जाता था, मुझे बोलते थे वो ऑफिस वाले, यार आप तो संत जैसे दिखते हो। अरे यार आपको क्या जरूरत है इतना दूर जाने की, यहीं पे रहो ना, काम में ध्यान लगाओ अपना, सही हो जाओगे। उनको नहीं पता मेरी प्रॉब्लम के बारे में, उनको नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं उनकी बातों में आ गया। क्यों? क्योंकि मैं आराम पसंद आदमी था ना, आराम पसंद करना था मेरे को। मैं बोला चलो ठीक है। तो मैं विनर्स के साथ नहीं रह रहा था, मैं विनर्स से दूर चला गया। मैं प्रोग्राम से दूर चला गया, मैं अपने फेलोशिप से दूर चला गया, मीटिंग से दूर चला गया, सबसे बड़ी बात। तो वो जैसे ही दूर चला गया, और वो जैसे ही घर में मेरे हिलावट आई, यार मैंने फिर पी ली। और पीता रहा 4 दिन, पीता रहा 5 दिन, पीता रहा। मेरे ऑफिस वाले मेरे रूम पे आ गए, अरे ये क्या कर रहे हो यार आप, और सब मेरे जूनियर। मैं सेकंड मोस्ट हायर मोस्ट पर्सन था अपने ऑफिस में, सब मेरे जूनियर। और वो ना तो मुझे चिल्ला पावे, ना मुझे बोल पावे, लेकिन वो मेरे आगे पीछे हाथ पकड़ के बैठे रहे। खाना खिलाया उन्होंने। मैं खाना खाते ही से हाथ धो के बाहर निकल गया, और मरने चला गया, रेलवे ट्रैक पे चला गया। जैसे अभी भाई बता रहे थे ना सुसाइडल थॉट्स, मैंने तो एक्शन में करके दिखा दिया, सुसाइडल थॉट्स को मैंने जीवंत करके दिखा दिया कि मैं मरने जा रहा हूँ। और रात को 12 बजे रेलवे ट्रैक पे बैठ गया, पीछे वाली दीवार से कूद के। और मेरे को लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ? आगे प्लेटफॉर्म पे। और मैं शातिर शराबी पीछे वाले गेट से कूद के गया, किसी को पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ अंधेरे में। लेकिन जैसी दोस्तों ट्रेन चली सामने ना, थर 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 करके मेरी वाट लग गई। मैं नहीं मर पाया। फिर दूसरी में जाऊंगा, दूसरी में। और वो पागलों जैसे वीडियो कॉल कर रहा हूँ वाइफ को, वाइफ मेरी गांव में बैठी है यार। उसको
घर से निकाल दिया था। वो किराए के घर पे बच्चों को लेके सामान पैक पड़ा हुआ है, और वो उसका देख रही है, उसका आदमी मरने जा रहा है रेलवे ट्रैक पे। करे तो करे क्या? ना तो घर में पैसा है, ना मेरी नौकरी रही। पुलिस केस अलग चढ़ गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मेरा गिरेबान पकड़ के ले गए मेरे को, थाने में बंद किया, फिर निकाला। फिर मेरे ऑफिस वालों ने मेरे को सब बोरिया बिस्तर बांध के बोला कि भाई सोमेश जी, आप निकलो। वो 6 तारीख का दिन था। मैं सामान पैक कर रहा था। सामान पैक करते करते अलमारी में से फिर बोतल निकल गई, भरी हुई। मैं तो कुछ नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं देखा मैंने कि भाई मैं किस हालत में हूँ, मेरा परिवार किस हालत में है, मैं किस गर्त में जा रहा हूँ। मैंने नहीं देखा। मैं बाथरूम में गया, गिलास लिया, पानी भरा, बोतल में से निकाले, गट गट करके 2 या 3 पता नहीं कितने पैक मार लिए। तब तक उल्टी नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना, तब तक मारता रहा मैं कि पता नहीं फिर कब मिलेगा मौका। और वो बोतल मैंने अपने बैग में डाल के मैं गाड़ी में बैठ गया, और 2 हट्टे कट्टे मेरे सुपरवाइजर मेरे साथ एस्कॉर्ट करके मेरे को राजस्थान छोड़ने चल दिए। अब यहाँ पे फिजिकल एलर्जी चालू हो गई मेरी। 2 3 घूंट तो मार लिए मैंने। मैं रास्ते में बोला उनको, यार चलो होटल में चाय पीने चलते हैं, काफी देर हो गए, और थोड़ा लिटिल लिटिल लेना है। तो देखो मैंने बोतल निकाल ली अंदर से, लेना है। अरे सर क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए क्या? अरे यार, कल तो रात को मरने के लिए गए थे तुम रेलवे ट्रैक पे, और आज फिर से बोतल निकाल ली तुमने। तुमको हम घर छोड़ने जा रहे हैं, तुम रेलवे ट्रैक पे मरने जा रहे थे, तुम्हारी नौकरी छूट रही है, तुमको कुछ परवाह ही नहीं है। मेरा बच्चा साला वो जो 10वीं में 90% आए थे, वो 12वीं में फेल हो रहा है। मेरी वाइफ जो थी वो अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी, वो एमबीए कर रही थी, उस सब छुड़वा दिया मैंने। सब सब कुछ छुड़वा के ना वो घर पे बैठी थी। तो घर की हालत बहुत बुरी हो गई थी यार। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्यों पी रहा हूँ, जैसे भाई बता रहे थे ना। तो मेरे को तो एक ही चीज इसमें नजर आती है, जो फ्रेड और जिम की स्टोरी के बाद में पेज नंबर आई थिंक 42 पे लिखा हुआ है, कि एक मेंटल ब्लैंक स्पॉट आ जाता था यार मेरे अंदर। मैं भूल जाता था कि कुछ हफ्ते पहले मेरे साथ क्या बीती है। मैं भूल जाता था कि कुछ महीनों पहले मैंने किसके साथ क्या किया है, और मैंने क्या पश्चाताप किया था, और मैं सब भूल जाता था। तो वो मेंटल ब्लैंक स्पॉट क्या था? वो मेंटल ऑब्सेशन था मेरा। और वो, उससे मुझे कोई नहीं बचा सकता था। जो हमारे 3 पर्टिनेंट आइडिया में साफ साफ लिखे गए हैं 12 कदमों के बाद, उसमें सीधा लिखा गया है, मैं शराबी हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ। शक्तिहीन किसके सामने हूँ? मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी के सामने शक्तिहीन हूँ। जो मेरी दोनों ट्रिगर हो गई थी, मैं नहीं समझ पा रहा था। और मुझे कोई भी मानवीय शक्ति ठीक नहीं कर सकती थी। ठीक तो क्या, बर्बादी कर रही थी मुझे। मैं लोगों पे खुन्नस निकाल निकाल के उनको इमोशनली इम्बैलेंस होके अपना ही बुरा कर रहा था मैं। और ठीक है, उनको, उनकी गलती नहीं थी। मैं लोगों को ब्लेम करता था ना, परिस्थितियों को, स्थितियों को। मैं कहाँ हूँ, अकेला बैठा हूँ, हाय मैं बेचारा सोमेश। मुझे शराब पीने के लिए कुछ बहाना चाहिए था। तो इसमें क्या चीज आती है? विलिंगनेस की। जो मैंने शुरू में बताया था आपको, कि मेरे अंदर विलिंगनेस नहीं थी एडमिट करने की। क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरे अंदर विलिंगनेस थी पीने की, जिसे मैं मेंटल ऑब्सेशन कह सकता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर गंभीर बात है, और ये पहले चरण का पहला कदम का पहला भाग है, जो मुझे खुद को करना है। और यदि मैं नहीं कर पाया ना, तो मेरी शराब मुझसे करवाती है। क्या? एडमिट। और एडमिट भी मैं खुद नहीं कर पा रहा था, उसके लिए मुझे इच्छुक होना पड़ता है। और वो इच्छुकता कब आती है? जब मैं, मेरे को राजस्थान लेके गए, रात को 1 बजे मैं अपने घर पहुंचने के लिए मुझे एड्रेस ढूंढना पड़ा। अपने गांव में मेरे को एड्रेस ढूंढना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो किराए के घर पे कहाँ रह रहे मुझे नहीं पता। किससे बोलती वाइफ? वाइफ दुनिया में सबसे अकेली हो गई थी, कट गई थी वो। जब जब मैं दारू पीता था ना, वो सबसे अकेली हो जाती थी। ये मैंने अब रियलाइज किया है। और ये बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी हालत कर दी थी मैंने, ना तो किसी को जिंदा रख पा रहा था, ना मरा कर पा रहा था, खुद भी नहीं मर पा रहा था। एक बार तो मन किया पूरे परिवार को लेके मर जाता हूँ, ऐसे ख्याल आ रहे थे। लेकिन वो जो ईश्वरीय तत्व है, जब उसके सामने मैंने रात को फिर 1 बजे में उतरा, सोया, सुबह उठा, उठ के मैंने खुद के घुटने के बल बैठ के रोया। छोटा सा मंदिर बना रखा था वाइफ ने उसके किराए के घर पे, वहां रोया मैं खूब। वो जिसे बोलते हैं एक राई, पहली बार रोया था मैं इतना। और उसके अगले दिन मैं खुद डॉक्टर के पास गया था। पिछली बार वाइफ लेके गई थी, इस बार मैं खुद गया था। तब मैंने माना
कि साहब ये मेरा रॉक बॉटम है। जैसे बिल साहब का भी आया था, बॉब साहब का भी आया था, वैसे मेरा आया। और सबके अलग अलग रॉक बॉटम होते हैं यार, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। जिसका एज येट उसको पता लग जाता है ना कि आज जो मेरे पास है वो मुझे बचाना है, वही उसका रॉक बॉटम है। उसका जो आखिरी घूंट है ना, वही रॉक बॉटम बन जाता है। और मैं आज भी, 30 महीने हो गए दोस्तों, 30 महीने मतलब 900 दिन, तो 90 को 10 10 बार कर लिया मैंने 90 दिन को। यही मानता हूँ मैं। 90 दिन होते ही वापस से एक से चालू कर देता हूँ मैं। लेकिन ये जो मैंने आपको चीज बताई है, मेंटल ब्लैंक स्पॉट, ये जो खालीपन है मेरे दिमाग में, जो मुझे 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट मेरे हाथ में गिलास आने के लिए, वो 5 मिनट कैसे भरूं मैं उसको। और वो आध्यात्मिकता से भरना है। आध्यात्मिकता कैसे आएगी? आध्यात्मिकता कोई बादाम खाने से नहीं आएगी, या मैं 10 किलोमीटर दौड़ लूं रोज तो आ जाएगी। उसके लिए मुझे आभार देना पड़ता है। दोस्तों, ये 3 पर्टिनेंट आइडिया में जो आखिरी बात है कि ईश्वर ही करेंगे, यदि मैं करने दूं तो ईश्वर कैसे करेंगे? ईश्वर के लिए मुझे एक तो प्रार्थना करनी पड़ती है, एक आभार देना पड़ता है। यार, मैं शराब से दूर होते होते एक एक दिन के हिसाब से, जब मैं 15 महीने हुए ना, तब मैंने आभार देना शुरू किया कि प्रभु, आज आप मेरे साथ हो, आज आपने मुझे जगाया, आप मेरे साथ हो, आप साथ हो, रहोगे नहीं हो। और दूसरा आभार देता हूं मैं कि प्रभु, आज आपने मुझे ए फेलोशिप से जोड़ के रखा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं दूर रह के फंस गया था, दूर रह के मैं उल्टे कर्म कर रहा था। और तीसरा आभार, जो सबसे बड़ा आभार मानता हूँ अपनी लाइफ का मैं, और वो आभार देती ही ना, मेरे अंदर जितने भी डिस्टरबेंसेस होते हैं, मेरे अंदर जितने भी लोगों को ऊपर बढ़ते हुए देख के जो भय आते हैं, जो खुन्नस आती है ना, वो सारे दूर हो जाते हैं यार। कि आज के दिन मैं शराब के जहरीले गुड़ से दूर हूँ, और मैं आपके सामने शेयरिंग कर पा रहा हूँ खड़ा होके। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है मेरे लिए? ये वही सोमेश है जो सबको परेशान करके खुद दारू पीने जाता था। ईमानदारी का कुछ पता ही नहीं था उसे, क्या होती है ईमानदारी। लेकिन दोस्तों, केवल मुझे तो ये पता लगा कि जब मैं शराब के नशे में चूर होके रॉक बॉटम में हिट होता था ना, मैं सोचता कुछ था, करता कुछ था, होता कुछ था, और मिलता कुछ और था। लेकिन जैसे ही मैंने, ये बार बार हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था मेरे साथ। कुछ और सोचता था कि नहीं पीनी है, फिर मेरे कदम कहीं और चले जाते थे। दारू पी के होता कुछ और था। और उसके बाद जो फिर से जो पश्चाताप के आंसू निकलते थे ना यार, वो कुछ और ही मिलता था मेरे को। फल तो मिलेगा ही, तुरंत फल मिलता था। लेकिन मैं 100% होपलेस था, हूँ और रहूंगा। ये मुझे कब रियलाइज हुआ? वो 7 मई 2023 को रियलाइज हुआ, जब मैं रोया था पहली बार, घुटने के बल बैठ के रोया था। और आज भी 30 महीने के बाद भी मैं घुटने के बल बैठ गई प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आज रोता नहीं हूँ। आज मन मन मुस्कान आती है अंदर से, एक आभार निकलता है। ये जो बदलाव आया है, ये जो चेंज है, यही आध्यात्मिकता है यार। पहले मैं जहां भी जाता था, आज मैं कलकत्ता में हूँ, आज भी मैं फिजिकल मीटिंग जाकर आया। यहाँ बंगाली बोले, कुछ हिंदी बोले। कल भी गया था फिजिकल मीटिंग, यहाँ का कलकत्ता का सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप था, वहां पे गया था मैं। वहां पे भी शेयरिंग हुई, मैं बैठा रहा। क्यों? क्योंकि वो जो हैप्पी आवर्स होते हैं ना शाम के, वो उससे मैं बच जाता हूँ। मैं 4 5 बजे से प्लानिंग करता रहता हूँ, मुझे जाना है मीटिंग में। फिर मैं जाता हूँ, ढूंढता हूँ गूगल मैप पे मीटिंग कहाँ है, मेंबर्स कौन है, कहाँ हो रही है, क्या टाइमिंग है। पहले क्या ढूंढता था? वाइन शॉप किधर है, किधर दारू मिलेगी। आज क्या ढूंढता हूँ? मीटिंग किधर है, मेंबर्स किधर मिलेंगे, ऑनलाइन किधर हो रही है, फिजिकल किधर हो रही है। कुछ तो करूँ मैं, कहीं तो जुड़ा रहूँ, सर्किल के अंदर घुसा रहूँ मैं। क्योंकि यार ये वो जैसे नेटवर्क है जो, टावर जो है, टावर से मोबाइल की कनेक्टिविटी जब तक रहती है मोबाइल चलता है। टावर से दूर हो गया, मोबाइल डेड। वैसे मेरा ये फेलोशिप सोमेश का मेंटल ऑब्सेशन से दूर रखने का एक टावर है। मैं इसके अंदर रहूंगा तो बचा रहूंगा। अब क्या करना है मुझे? उसके लिए पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, विलिंगनेस। एडमिट करने की, मतलब एडमिट मतलब मानना। देखो दोस्तों, मैं एक चीज जानता हूँ, सोमेश सोमेश को जानता है, सोमेश बाहर की दुनिया को जानता है, मानता नहीं है। तो मुझे खुद को मनाना पड़ता है। वो मेरा फेथ है। आपको देख के मुझे फेथ आया, मैंने फेथ है। लेकिन फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। एक्शन क्या है? तो एडमिट के साथ में मुझे एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा।
मुझे बाहर जो वाइन शॉप दिख रही है, बाहर जो घर गृहस्थी की परिस्थितियां दिख रही है, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। वाइन शॉप पे नहीं जाना है। ये एक्सेप्ट करके मुझे, एक्सेप्ट क्या करना है, सरेंडर करना है ना। तो जो मैं मन में मान रहा हूँ, जो मैं मन में सोच रहा हूँ, जो मैं मीटिंग रूम में बोलता हूँ, हाँ शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, तो क्यों अकेले में जाके मैं पी लेता हूँ? मेरा इज्म अकेले में क्यों निकल जाता है वो? तकलीफ तो अकेले में होती है ना यार। सबके सामने तो नहीं पीता हूँ मैं। मीटिंग में तो रहता हूँ तो बड़ी अच्छे से बात करता हूँ मैं। तो उसके लिए मेरे को ईमानदारी और ओपन माइंड जो यहाँ बोला जाता है, सिर्फ वही काम करना है, सिर्फ वही काम करना है, पत्थर की लकीर। यहाँ पे जो भी सीनियर्स हैं, जो भी स्टिक टू द विनर्स कहते हैं, जो वो बोला वो पत्थर की लकीर। फोन करो, फोन करो, पहले पहले करो, प्रार्थना करो, आभार मानो। ये तीन चार चीजें मैं करता हूँ। टूल्स जो दिए गए हैं मुझे, स्लोगन्स के, वो मैं अप्लाई करता हूँ। तो ये विलिंगनेस जो हो गया मेरे अंदर, जो मेरे एक स्पिरिचुअल दरवाजा खोलने का काम करती है ना, जो मैं एडमिट के साथ करता हूँ। और ऑनेस्टी और ओपन माइंड, ये मेरे एक्शन है। ये मैं एक्सेप्टेंस के साथ करता हूँ, मतलब ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करके आप लोगों के सामने आता हूँ और दिखाता हूँ कि देखो मैंने शराब नहीं पी। और उसके लिए जो लिविंग सोबर में 32 चैप्टर्स हैं, 32 चैप्टर में पहले 29 चैप्टर तो स्टेप वर्क की बात ही नहीं करी है। 30, 31, 32, ये 3 चैप्टर में स्टेप वर्क की बात करिए लिविंग सोबर में। तो पहले क्या दिए हैं 29 चैप्टर्स में? प्रार्थना करो, कॉल करो, डीआर पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, ये सब, ये छोटी छोटी चीजें तो दी गई हैं। और वो मैंने देखा यार, वो मैं करता क्या 15 महीने तक? 15 महीने तक मैंने स्पॉन्सर भी नहीं लिए थे अच्छे से, ना ही मैं मीटिंग, मीटिंग नहीं, क्या कहते हैं उसे, ना लिटरेचर पढ़ा था, ना स्टेप वर्क किए थे। फिर कैसे सोबर रहा? फिर वो मेंटल ऑब्सेशन से कैसे दूर रहा मैं? क्योंकि दोस्तों मैं मीटिंग में आता रहा, यहाँ जो बताया गया उसको ईमानदारी से फॉलो करता रहा। जेब में पैसे थे, सामने ठेका था, नहीं पिया। दोस्तों, अभी मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि मेरे 30 महीने जो सोब्राइटी के हुए हैं, उसमें मैं 20 शहरों में गया हूँ। 20 शहरों में जाने के बाद मैंने ये देखा है कि मेरे अंदर ऑब्सेशन नहीं आया। जहां भी आता था ना, किसी गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे, या जयपुर के बस अड्डे पे, या आनंद में, या बड़ौदा में, या अहमदाबाद में, या कलकत्ता में, या रांची में, या दिल्ली में, या पूना में, या बेंगलोर में, भुवनेश्वर में, मैं मेंबर को फोन करता था। मैं नाइट विजिल, डे विजिल महसाणा में हो रहा है, वहां भी गया हूँ, बड़ौदा भी गया हूँ, कन्वेंशन हरिद्वार गया हूँ, अबू गया हूँ, पटना में गया हूँ, मुंद्रा में गया हूँ, गांधीधाम में गया हूँ, झांसी में गया हूँ। वहां पे लोनर मेंबर मिलते थे, सबसे एक एक मेंबर से मिलकर आया हूँ मैं। एक वर्कशॉप भी अटेंड की। तो यार ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं? आज भी कलकत्ता में हूँ, यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर मीटिंग थी, मैं गया और जाके मीटिंग करके आया। थोड़ा समय का सतुना करना पड़ा मुझे, लेकिन करना पड़ेगा। तो भाई मीटिंग अटेंड करनी बहुत जरूरी है डेली। क्यों? क्योंकि यही मीटिंग ने मुझे अनकंडीशनल प्यार दिया, यहीं पे मुझे वो गले मिल के उन्होंने अनकंडीशनल प्यार दिया, जो मैं ढूंढ रहा था पहले शराबी दौर में। मैं लोगों में, सोसाइटी में, अपने ऑफिस में, अपने आसपास के लोगों में ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था, जिससे मैं डिसकंटेनमेंट में चला गया था। तो दोस्तों समय कम है, और आखिरी में एक ही चीज कहूंगा यार, कि मुझे केवल स्वयं को ढूंढना है, खुद को ढूंढना है। बाकी सब तो गूगल पे मिल ही जाता है। और ये बात इतनी सीधी है कि मुझे किसी और पे ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है। मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, वो करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना है। वही आगे के, वो तो आगे के इस कदम है, लेकिन पहले शराब से दूर रहूंगा तभी तो कर पाऊंगा वो एसिड टेस्ट। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।